How are you? Well, I hope you all are good and safe at your home. Welcome here for online classes, class 8th. Today we are going to start chapter 2, microorganisms, friends and foe. तो नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ माइक्रोऑर्गेनिज्म? माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो नॉर्मली डेफिनेशन इज़ organisms that can be seen only the under the microscope are called microorganisms. ऐसे organisms जिनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं, उन organisms को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. नेक्स्ट आपका फ्रेंड एंड फो. तो व्हाट इज़ फ्रेंड? फ्रेंड आवर बेनिफिशियल पार्टनर. एंड व्हाट इज़ फो? फो मीन्स आवर एनिमी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. We have seen several kinds of plants and animals around us. आप हमारे चारों तरफ हम अगर देखते हैं तो हमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, जिसमें लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और दीज ऑर्गेनिजम्स वी कैन सी थ्रू आवर आइज़. ये सारे ऑर्गेनिजम्स हम अपनी आँखों से देख सकते हैं इजीली, बट देयर आर सो मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज़. इधर काफ़ी सारे ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनको हम अपनी नेकेड आइज़ से नहीं देख सकते. नॉर्मली जो आइज़ हैं हमारी, नेकेड आइज़ मीन्स अलोन आइज़, सिर्फ आइज़ से हम उन ऑर्गेनिजम्स को सी नहीं कर सकते हैं. उन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की, कुछ टूल्स की नीड होती है. क्लियर? तो ऑर्गेनिज्म विच आर smaller in size and which we cannot see with our naked eyes, that's organisms are called microorganisms or microbes. Clear? नॉर्मली जो ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई दे रहे हैं वो तो उनको तो हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. प्लांट्स आ गया, कोई भी एनिमल्स आ गए, आंट आपकी, तो ये भी. बट इनसे भी ज़्यादा स्मॉलर साइज़ में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमें नॉर्मली अपनी अलोन आइज से नहीं दिखाई देते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प की ज़रूरत होती है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहते हैं. लाइक द एग्जांपल, वी have observed that during the rainy season moisty bread get spoiled and its surface get covered with the grayish white patches. अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं, आप लोगों ने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि ब्रेड जो होती है, नॉर्मल ब्रेड को जब उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्व हो जाता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ब्रेड में, और वो रेनी सीजन में क्या होता है, नॉर्मली जो फूड होता है अगर ओपन रह जाता है, ह्यूमिडिटी होती है एनवायरनमेंट में, तो उस फूड में मॉइस्चर आ जाता है. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अपने, तो मॉइस्चर क्या करता है, उस फूड को स्पॉइल करना स्टार्ट करता है. तो स्पॉइल होने के जब हम उस फूड को ऑब्ज़र्व करते हैं, उस ब्रेड के पीस को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उसके ऊपर हमें एक ग्रेइश वाइट पैचेस दिखाई देते हैं. ये जो आपको ये जो पैचेस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिज़ल्ट होते हैं कि जो हमारी ब्रेड है वो स्पॉइल हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है. जब हम इन पैचेस को थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप्स के अंदर जब हम इन पैचेस को देखते हैं, तो हमें काफ़ी टाइनी राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं. तो ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आप लोग जानते हैं क्या होते हैं? ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ही आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. क्लियर? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद अननीडेड आइज. Some of these such as the fungus that grow on the bread. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स हैं, ये काफ़ी स्मॉल होते हैं, टाइनी होते हैं साइज़ में, जिनको हम अपनी अननीडेड आइज़ के थ्रू नहीं सी देख सकते. इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लासेस की हेल्प चाहिए होती है. इन ऑर्गेनिजम्स को ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहते हैं. जैसे कि हमने ब्रेड का जो एग्जांपल लिया था, उसमें ब्रेड मोल्ड्स हमको शो हो रहे हैं, उसके ऊपर फंगस की ग्रोथ है. तो ये इसको अगर हम माइक्रोस्कोप में जब हमने इसको देखते हैं, तो हमें छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे, यही आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू द 5 मेजर ग्रुप्स. फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड फंजाई, थर्ड प्रोटोजोआ,
फोर्थ एल्गी एंड फिफ्थ वायरस। मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। आपका नंबर 1 में आता है बैक्टीरिया, आता है फंजाई, नेक्स्ट प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फिफ्थ वायरस। क्लियर? तो नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आर single celled organisms with rigged cell wall. They can be seen under the microscope. जो बैक्टीरियाज होते हैं आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल, उनकी जो बॉडी होती है वो सेल्स से बनी हुई होती है। तो जो ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बने होते हैं उनको हम सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो जो आपका बैक्टीरिया है वो क्या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, और इसकी जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो कैसी है? रिग्ड मीन्स रफ सरफेस है, इसकी रफ सेल वॉल होती है, और ये इतना स्मॉलर होता है, 100 टाइम्स स्मॉलर होता है। तो इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से ही हम इसको सीन कर सकते हैं। क्लियर? और एग्जांपल में हम ले सकते हैं ई कोलाई, और इससे होने वाली डिसीज़ होती हैं जो बैक्टीरियाज होते हैं, काफ़ी सारी डिसीज़ के कॉजिंग होते हैं, जैसे टाइफाइड है, आपकी ट्यूबरक्लोसिस है, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेज हैं। नेक्स्ट आता है आपका फंजाई। Fungi are non-green plants and they cannot make their own food, so they live as a parasite, और या फिर parasite और स्पैरोफाइटिक। क्लियर? जो आपका जो फंजाई होता है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स है। नॉन ग्रीन प्लांट्स मीन्स कि ये प्लांट्स की कैटेगरीज में आता है, बट ये जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए इनको हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है इन प्लांट्स के पास, फंजाई के पास, तो ये क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, और जब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं तो ये अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए इनको हम पैरासाइट या स्पैरोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। स्पैरोफाइटिक मीन्स जो डेड और डिकेइंग मैटर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, और पैरासाइट ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? जो पैरासाइट होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन को किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म मीन्स किसी अदर ऑर्गेनिज्म से अपने लिए न्यूट्रिशन और फूड को ड्राइव करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये पैरासाइट कहलाते हैं। क्लियर? तो फंजाई क्या है? आपका नॉन ग्रीन प्लांट है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये एज अ पैरासाइट सर्वाइव करते हैं। ठीक है? इसमें एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, ये इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एल्गी। दीज आर द सिंपलेस्ट प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स which are usually aquatic in nature. They contain chlorophyll so they can make their own food by the photosynthesis. Means जो algae होते हैं वो आपका सिंपल, ये भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो प्लांट, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ये अपना फूड, और ये जो नेचर में जो पाए जाते हैं ये एक्वेटिक जो एरियाज़ होते हैं, जो वाटर वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये नॉर्मली देखने को मिलते हैं। जैसे लाइक आप लोगों ने सभी ने एल्गी सीन की होगी, ब्लू ग्रीन एल्गी। नॉर्मली जब हम पॉन्ड वगैरह में जो वाटर देखते हैं वहाँ पे जो वाटर काफ़ी टाइम से कलेक्टेड वाटर होता है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है उसकी टॉप पर। तो ये जो ग्रीन कलर की लेयर होती है इसी को हम एल्गी कहते हैं। इस एल्गी का नेम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसके एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरिया, ये सभी एल्गी के एग्जांपल्स हैं। क्लियर? तो एल्गी भी एक प्लांट है बट इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सो दे कैन प्रिपेयर देयर फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस।
और ये नेचर में कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं नेचर में। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सम of them live independently while other lives as a parasite। जो प्रोटोजोआ है वो भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें से कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली फ्रीली सर्वाइव करते हैं, वाइल अदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एज अ पैरासाइट सर्वाइव करते हैं। ये भी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं नेचर में, और ये जो आपके मतलब वाटर वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पर फाउंड होते हैं। लाइक एग्जांपल्स में हम अमीबा लिख सकते हैं, पैरामीशियम ले सकते हैं। ये अमीबा और पैरामीशियम इनके एग्जांपल्स होते हैं। तो नाउ ये फिगर नंबर 2.1 में आपको सीन हो रहे हैं जो टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज़ हैं। बैक्टीरियाज़ की शेप्स है, बैक्टीरिया 2 टाइप्स की शेप्स में होते हैं नॉर्मली। इनके जो शेप्स में होते हैं स्पेरिकल बैक्टीरियाज एंड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो स्पेरिकल में आपको स्पेरिकल दिस इज हेयर 20 फिगर नंबर 2.1 में बैक्टीरियाज स्पाइरल बैक्टीरिया एंड रॉड शेप बैक्टीरिया। सेकंड 2.2 में एल्गी आपको स्पाइरोगायरिया एंड कैलामेडोस। थर्ड में आपको है प्रोटोजोआ, अमीबा एंड पैरामीशियम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ microorganisms. Next, fifth group, virus. Virus is also the microorganism. वायरस भी एक आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फिफ्थ कैटेगरीज में आता है। जो वायरस होता है वो हमारा फिफ्थ इज वायरस। वायरस आर समथिंग बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो वायरस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच की एक चैन होते हैं। ये जो वायरस होते हैं ये दोनों तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। एज अ नॉन लिविंग भी सर्वाइव करते हैं और ये लिविंग बॉडी के अंदर भी सर्वाइव करते हैं। और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टीपल्स में होता है। जब वायरस अगर किसी भी होस्ट या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एंटर कर जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी मल्टीपल ग्रोथ होती है और काफ़ी तेज़ी से इसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है नॉर्मली। अब ये इसको हम नॉन लिविंग और लिविंग की चैन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक लिंक होता है, लिविंग और नॉन लिविंग का एक लिंक होता है। जैसे जब तक वायरस किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग के कांटेक्ट में होता है तो वो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आता है, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आता है, तो वो एज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं, आजकल ये वायरस का आप लोग सभी न्यूज़ में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वायरस में ये जो वायरस है वो जो इसी टाइप से वायरस बिहेव करता है, जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह से। लाइक हम मार्केट से कोई भी एक बॉक्स या कुछ परचेज़ करके लाए जो वायरस से इन्फेक्टेड था, लेकिन जब तक वो वायरस उस बॉक्स पर प्रेजेंट था तो वो वायरस कैसे स्टेट में था, नॉन लिविंग स्टेट में। लेकिन जैसे ही वो वायरस हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आया, हमारे कांटेक्ट में आया, तो वो वायरस कैसा हो जाता है, एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है। और जैसे ही वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने स्टार्ट कर देता है, मल्टीपल कर अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। और जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी में वायरस एंटर कर गया होता है वो कैसा हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है या फिर वो सिक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके वो सिंगल सेल्ड भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये सभी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, लाइक आइस कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, मर्शी लैंड्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि
ये जो होते हैं वो किसी भी कंडीशन में, कैसी भी एनवायरनमेंट की जो कंडीशन होगी, वो किसी भी कंडीशन में ये इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी, हॉट स्प्रिंग क्लाइमेट भी है, डेजर्ट है, मर्शी लैंड में, मतलब कैसे भी ज़्यादा सर्दी है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में, इनको मतलब इनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ये वहाँ पर भी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। और सेकेंड इज दे आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस। ये जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ग्रोथ करते हैं और कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स ये कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी क्लाइमेट कंडीशन हो, उसमें वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इजीली अलोन रहते हैं, अलोन सर्वाइव करते हैं, बल्कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ग्रुप्स में रहना होता है। जैसे इसमें एग्जांपल में दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया मे लिव इन द कॉलोनीज। क्लियर। नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। या जैसे हमने चैप्टर का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किस तरीके एज ए फ्रेंड हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं, और किस तरीके से एज अ फो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल फॉर अस एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल फॉर अस। क्लियर। सो microorganisms play an important role in our life. Some of them are the beneficial in many ways, whereas some others are the harmful and causes disease. Clear? कुछ तो हमारे लिए बहुत तरीक़ों से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, काफ़ी मतलब हमारे काम में आते हैं, यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, बट कुछ क्या होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी सारी डिसीज़ क्रिएट होती हैं। ठीक है। नंबर फर्स्ट, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या पढ़ेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो काफ़ी पर्पस के लिए, हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारे पर्पस के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प लेते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी तरीके से बेनिफिशियल करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जब हम कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कर्ड का प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से करते हैं। ब्रेड, केक, जितनी आपकी बेकरी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो भी हम बेकिंग प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही करते हैं। फिर एक नेक्स्ट आता है आपका कि माइक्रो दे आर आल्सो यूज्ड इन द क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये हमारा जो एनवायरनमेंट होता है इसको क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में फॉरेस्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन करते हैं फॉरेस्ट को। तो वही यहाँ पर सेम एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग जितने भी मैटर्स होते हैं, जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उस सारे वेस्ट को ये डिकम्पोज करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी क्लीन करते हैं। इसमें हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्टेज में मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, जैसे वेजिटेबल पील्स है, काउ डक्स है, डंग्स है, एनिमल वेस्टेज आ जाते हैं इसमें। ये सभी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन वेस्टेज को कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में या मैन्योर में, और इस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो हमने सॉइल प्रिपरेशन में पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, कि सॉइल की फर्टिलिटी को किस तरीके से इंक्रीज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो सॉइल होती है जिसमें उसको इसमें से न्यूट्रिएंट्स लेस हो चुके होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से फुलफ़िल करने में भी हेल्प करते हैं। और एक नाइट्रोजन कंपाउंड्स को भी सॉइल में इंक्रीज़ करते हैं, लाइक इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर।
तो इसमें क्या करते हैं, जैसे आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो जो ये जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर प्लांट्स उनको ईजीली एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा डिफरेंट वेज में हेल्प करते हैं और यूज़फुल होते हैं। तो फर्स्ट आया आपका प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। सेकंड आया क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आया आपका इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो इस तरीके से ये हेल्प होगा। अब सबसे नंबर फर्स्ट हम इनको इन डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है आपका मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ब्रेड और कर्ड को बनाने के प्रोसेस में कैसे करते हैं। तो फर्स्ट कि कर्ड का जो फॉर्मेशन करते हैं हम कैसे करते हैं। वी सॉ आवर मदर ऐड अ लिटिल कर्ड टू द वार्म मिल्क टू सेट द कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। आप लोगों ने देखा होगा कभी, जैसे जो मदर होती हैं वो थोड़ा सा जो कर्ड का थोड़ा सा पार्ट लेती हैं और इसको ल्यूक वार्म मिल्क में ऐड कर देती हैं, और ऐड करके नेक्स्ट डे जब हम उसको देखते हैं तो वो जो मिल्क होता है उसका पूरा फॉर्मेशन कर्ड में चेंज हो चुका होता है। तो ये जो कर्ड में जो फॉर्मेशन होता है मिल्क का, ये किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये क्या करता है, ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ये कर्ड के फॉर्मेशन को प्रमोट्स करता है। ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का में हेल्प करता है। और ये हेल्प कैसे करता है, स्मॉल पार्ट ऑफ जब हम कर्ड उसमें मिल्क में ऐड करते हैं तो जो स्मॉल पार्ट होता है हमारा कर्ड का, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और वो बैक्टीरिया मल्टीपल्स ग्रोथ और रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। और इस तरीके से वो धीरे धीरे उसकी जो ग्रोथ होती है इतनी इंक्रीज़ होती चली जाती है जिससे वो पूरा जो मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो कर्ड कंटेन्स सेवरल ऑर्गेनिजम्स। ऑफ दीज द बैक्टीरियम Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in milk and converts it into the curd. Clear? ये जो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स करता है कर्ड के फॉर्मेशन को। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, ये मिल्क में अपनी जो ग्रोथ होता है उसको मल्टीप्लाइज करता है और फिर उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरियाज आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड अदर फूड आइटम्स। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये मतलब अदर चीज़ों को बनाने में भी हेल्प किए जाते हैं। जैसे आपका पिकल हो गया, चीज़ हो गया, और भी अदर फूड आइटम्स होते हैं। जैसे हम घर पे जो फूड आइटम्स बनाते हैं लाइक इडली, भटूरास, तो यहाँ पर भी है जब हम देखते हैं तो इसमें भी हम बैक्टीरियाज की हेल्प से इन जो फूड आइटम्स होते हैं इनको फ्लफ़ी बनाने के लिए, इनको सॉफ्ट बनाने के लिए हम बैक्टीरियाज की हेल्प लेते हैं। तो लाइक इसमें एक्टिविटी है आपकी 2.3 एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हमने फ्लोर या मैदा लिए और इसमें मैदा और आटा लिया है, इसमें कुछ शुगर और इसमें वार्म वाटर मिक्स किया और इसमें हमने यीस्ट पाउडर मिक्स कर दिया। यीस्ट पाउडर क्या होता है, नॉर्मली अगर जनरली लैंग्वेज में आपने सुना होगा खमीर उठाने के लिए हम यीस्ट पाउडर का यूज़ करते हैं। तो जब हम इसमें अपने जो मैदा था इसमें हमने यीस्ट पाउडर का मिक्स करके जब हमने इसको रख दिया कुछ टाइम के लिए, तो फर्स्ट फिगर जब हमने मिक्स करके रखा है और सेकंड फिगर में आप देख रहे हैं रेज्ड मैदा। तो आफ्टर सम टाइम जब हम इसको आफ्टर 2-3 आवर्स जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो हमारा जो डो था इसमें ये कैसा हो गया, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और काफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है। तो ये क्या रीज़न है इसके पीछे। यीस्ट पाउडर जो मिक्स किया, यीस्ट पाउडर क्या है, हमारा एक बैक्टीरिया यीस्ट ने क्या किया, इसमें मल्टीपल ग्रोथ स्टार्ट करी और ग्रोथ स्टार्ट होने से यीस्ट जो होता है जब जैसे जैसे यीस्ट की ग्रोथ होती है तो इस ग्रोथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये बबल्स फॉर्म्स में निकलती है और ये जो बबल्स फॉर्म्स में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसकी वजह से ये जो हमारा डो होता है वो फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट हो जाता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर यीस्ट reproduce rapidly and produces carbon dioxide during the respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume.
तो ये जो रेट से रैपिडली इसने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया और ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ की, और ये जो बबल्स जो निकले इसमें, ये इसने क्या कर दिया, डो का जो वॉल्यूम था उसको इंक्रीज़ कर दिया और उसको फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट बना दिया। तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक। तो ये जो यीस्ट का जो यूज़ करते हैं हम बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर आपके पेस्ट्री, केक्स, ब्रेड और पाव, ये सारी चीज़ें जो आप होती हैं आपकी, ये प्रिपेयर की जाती हैं, ये बेक्ड की जाती है, वहाँ इस इंडस्ट्रीज़ में हम यीस्ट का यूज़ करते हैं इनको फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज़ कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम कमर्शियल लेवल पर किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमर्शियल? कमर्शियल मीन्स इंडस्ट्रीज़ बेस पर, एक लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज़ बेस अपने प्रॉफिट के लिए हम किस तरीके से इनका यूज़ करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका लार्ज स्केल पर हम अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। अल्कोहल हो गया, वाइन हो गया, एसिटिक एसिड है आपका, विनेगर है, इन सब के प्रोडक्शन में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही होता है। ठीक है। तो अल्कोहल वगैरह पे जो एक बैड स्मेल आती है ना, कोई भी अगर जो इनका जो है वाइन है, एसिटिक एसिड है, इनकी जो एक स्ट्रॉन्ग एक बैड स्मेल होती है, तो ये जो स्मेल जो होती है इनकी, वो इनके पीछे जो रीज़न होता है क्योंकि इसको डिकम्पोज किया गया था, इनका जो प्रोडक्शन हुआ था वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हुआ था। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, तो जिस वजह से इसमें एक ये स्ट्रॉन्ग स्मेल क्रिएट हो जाती है। ठीक है। तो इसमें आता है हमारा जैसे यीस्ट इज़ द यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज़ ग्रोन on natural sugars present in the grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices। तो इसमें हम क्या करते हैं, यीस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए, अल्कोहल वाइन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, यीस्ट जो होता है उसको हम शुगर के साथ ऐड करके इसमें हम ग्रेन्स लेते हैं, लाइक बार्ले है, वीट है, राइस है, और इसमें कुछ हमारे फ्रूट्स होते हैं उनको क्रश्ड करके, कलेक्ट करके, और उसमें हम यीस्ट और शुगर को जब उसमें हम मिक्स करके रख देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम या सम डेज़ के बाद जब हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, तो इनका जो यीस्ट होता है वो आपका बैक्टीरिया है, ये यीस्ट क्या करता है, ये सारी चीज़ों को इनका डिकम्पोजिशन करना स्टार्ट कर देता है और डिकम्पोज करके इनको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर। और कन्वर्ट करके ये किस में इनको चेंज कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो अल्कोहल का फॉर्मेशन ऑफ द अल्कोहल के लिए जो यीस्ट होता है, जब ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। क्लियर। जो हमारा प्रोसेस है शुगर और आपके जो ग्रेन्स हैं उनको अल्कोहल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। या एक और हम इसमें डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया एंड यीस्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस। In this, bacteria are used to make the alcohol, vinegar, cheese, yogurt। ये सभी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए। ठीक। हाँ, ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस था, इसकी जो डिस्कवर की थी, ये साइंटिस्ट लुइस पास्चर ने 1857 में डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो नॉर्मली अल्कोहल और वाइन प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ यीस्ट हम कार्बोहाइड्रेट्स को और शुगर्स को कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके। नेक्स्ट आते हैं हम मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।